ये वही मशीन है जिसे रूसी तोपची नफरत तो करते हैं पर मुश्किल से ही नष्ट कर पाते हैं। ये पोलैंड द्वारा यूक्रेन को दिया गया पहिएदार शिकारी है। ये खतरनाक है, तेजी के लिए बनाई गई है और इसे बेअसर करना मुश्किल है, लेकिन इसकी भी अपनी परेशानियां हैं। आज हम जानेंगे कि यह असल में है क्या, यूक्रेन के पास इनमें से कितनी मशीनें हैं और वार्सो और कीव के बीच यह साझेदारी आगे कहाँ जा रही है। जिस वाहन की बात हो रही है वह है केटियो रोसोमाक और इसका नाम वास्तव में इस पर बिल्कुल सही बैठता है। रोसोमाक का मतलब पोलिश में वुल्वरीन है। जैसे वह जानवर छोटा लेकिन मजबूत और तेज शिकारी है, वैसे ही ये वाहन भी युद्ध क्षेत्र के दूसरे शीर्ष शिकारी वाहनों से छोटा, मजबूत, तेज और लगभग अजेय है। तकनीकी रूप से देखें तो रोसोमाक एक 8x8 बख्तरबंद सैनिक वाहक वाहन है जो फिनलैंड के पेट्रिया AMV से लिया गया है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग का इतिहास लोगों की सोच से भी कहीं पुराना है। पोलैंड ने अपने नए पहिएदार ट्रांसपोर्टर की मूल आवश्यकताएं 1990 के दशक में तैयार की और 1999 में अंतिम रूप दिया और 2004 तक पहली प्री सीरीज गाड़ियां लाइन से उतरने लगी थीं, जिनमें मूल फिनिश प्रोटोटाइप्स की तुलना में संकरी बॉडी और बड़े प्रोपेलर लगे हुए थे। मई में पोलिश सेना के लिए पहली 2 प्रोडक्शन गाड़ियां गद्दिन्या पहुंची, टर्रेट लगे और जून में एक समारोह में उन्हें आधिकारिक नाम मिला। तब से पोलैंड ने इन वाहनों की 16 कॉन्फ़िगरेशन में 1000 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड ट्रूप कैरियर, कमांड पोस्ट और RAC सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार सिस्टम शामिल है, जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। इसने अफगानिस्तान में पोलिश सैनिकों के साथ युद्ध के दौरान पहली बार सामने की बख्तरबंद पर RPG का हमला झेला, लेकिन गोला अंदर नहीं गया। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, अगले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में पोलिश रोसोमाकों ने कई हमलों को झेला। हालांकि ये वाहन अजेय नहीं था, लेकिन शुरुआती युद्ध रिकॉर्ड ने पोलिश सेना को इसके मजबूत डिजाइन में निवेश जारी रखने का विश्वास दिलाया। यह युद्ध अनुभव अहम है क्योंकि डोनबास और खार्किव के पास यूक्रेनी सैनिक वही झेल रहे हैं जो पोलिश सैनिकों ने 1.5 दशक पहले अपने खून से सीखा था। आइए उस संख्या से शुरू करें जिससे इस एपिसोड का नाम जुड़ा है। कागजों पर रोसोमक की अधिकतम सड़क गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज है। ये आंकड़ा पोलिश और यूक्रेनी स्रोतों में लगातार दिखाई देता है। यह संख्या इसे अधिकतर ट्रैक वाहनों से अलग बनाती है क्योंकि कोई ट्रैक वाहन पक्की सड़क पर इतनी गति से नहीं चल सकता। इसमें एक और रोचक तथ्य है जो सीधे 44वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के इन वाहनों के चालक दल से मिला है। गंदर ने बताया कि उसे लगता है ये वाहन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। हालांकि हम इस आंकड़े की किसी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन शीट से पुष्टि नहीं कर सके, इसलिए इसे एक सैनिक की व्यक्तिगत राय ही मान रहे हैं, न कि पक्की संख्या। चाहे 100 हो या 120, हम ऐसे पहिएदार लड़ाकू वाहन की बात कर रहे हैं जो मोर्चे पर लगभग सब कुछ से तेज है। इसी रफ्तार के कारण रूसी गनर उसे निशाना साधने से पहले ही खो देते हैं। वजन की बात करें तो बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये लगभग 22 टन है, जो कि उस पर लगाए गए आर्मर पैकेज के हिसाब से 25 या 26 टन तक जा सकता है। इसे एक डीजल इंजन से ताकत मिलती है जो लगभग 480 से 490 हॉर्स पावर देता है, जिससे इसमें इतना टॉर्क आ जाता है कि ये भारी वजन को भी तेज चढ़ाई और कठिन रास्तों पर बिना अपनी प्रतिक्रिया क्षमता खोए आसानी से चला सकता है, जिसकी यूक्रेनी चालक दल हमेशा तारीफ करते हैं। एक ड्राइवर जो पहले नेक्स्ट जेन T8 हॉलैंड ट्रैक्टर चलाते थे ने बताया कि ये बदलाव उनके लिए हैरान करने वाला था। उन्होंने कभी सेना में सेवा या IFV को नहीं छुआ था, फिर भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उन्हें इतना परिचित लगा कि बदलाव बस वाहन के बड़े आकार और दाईं ओर ब्लाइंड स्पॉट का था। ये छोटी बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म के डिजाइन के बारे में महत्वपूर्ण बताती है। यह इतना सहज है कि जिन सैनिकों के पास पहले कोई बख्तरबंद वाहन का अनुभव नहीं है, उन्हें महीनों के बजाय कुछ ही हफ्तों में काम करने लायक दक्षता तक लाया जा सकता है। रेंज इसकी एक और मजबूत विशेषता है। स्रोत के अनुसार हम ईंधन के एक टैंक में 700 से 800 किलोमीटर के आंकड़े देख रहे हैं, जिससे यूक्रेनी इकाइयों को मोर्चे के लंबे हिस्सों में बिना बार बार ईंधन भरने की चिंता किए अपनी स्थिति बदलने की क्षमता मिलती है।
इसकी बेहद तेज सड़क गति के साथ मिलकर ये एक ऐसा वाहन है जिसे तेज चलने, जोरदार हमला करने और फिर से स्थान बदलने के लिए बनाया गया है, इससे पहले कि काउंटर बैटरी फायर या ड्रोन ऑपरेटर इसकी स्थिति का पता लगा सके। अब आइए बात करते हैं कि यह वाहन वास्तव में नुकसान कैसे पहुंचाता है। यूक्रेनी रोसोमक्स पर आमतौर पर इतालवी डिजाइन वाला 2 व्यक्ति वाला हिटफिस्ट 30 स्पीड टरेट लगाया जाता है, जिसमें 30 मिमी की ऑटोमेटिक तोप है, जिसे यूक्रेनी चालक तेज, सटीक और डरावना मानते हैं। एक गन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक यह 1 मिनट में 200 राउंड फायर कर सकता है और टरेट के अंदर यह हैरान कर देने वाली हद तक शांत लगता है। बाहर उन्होंने कहा, यह बिल्कुल अलग कहानी है। तो प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट गोला बारूद फायर कर सकती है, जो खुले में पैदल सेना, हल्के वाहनों और नीची उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों पर असरदार है। साथ ही नज़दीकी तेजी से आने वाले खतरों के लिए 7.62 मिमी मशीन गन से लैस है। एक और दिलचस्प बात है जो ज्यादातर स्प्रेडशीट्स में नहीं होती। टरेट में गोला बारूद साझा बेल्ट की जगह 2 अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। इसका मतलब है कि चालक दल एक तरफ हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स और दूसरी तरफ आर्मर पियर्सिंग राउंड्स लोड कर सकता है और लक्ष्य के अनुसार तुरंत स्विच कर सकता है। ना तो बेल्ट के घूमने का इंतजार करना पड़ता है, ना ही मुठभेड़ के बीच में दोबारा लोड करने में झंझट होती है। अगर कोई रूसी दस्ते खुले में दिखाई देता है तो वे उन पर हाई एक्सप्लोसिव से हमला करते हैं। अगर कुछ ही सेकंड बाद हल्के कवच वाला वाहन दिखता है तो वे तुरंत आर्मर पियर्सिंग पर स्विच कर लेते हैं। ऐसी लचीलापन ही वो चीज है जो घात लगाकर किए गए हमले को एक तरफा मुठभेड़ में बदल देता है। ध्यान दे, हिटफिस्ट 3 स्पीड टरेट इस प्लेटफॉर्म का सबसे नया विकल्प नहीं है। पोलैंड ने पहले ही अपना खुद का बिना चालक वाला टरेट विकसित कर लिया है, जिसे ZSSW-30 कहा जाता है, जो चालक दल को पूरी तरह से टरेट से हटा देता है और उन्हें पूरी तरह से बख्तरबंद ढांचे के अंदर स्थानांतरित कर देता है। यह जीवित रहने की संभावना बढ़ाएगा और तोप की सर्विसिंग बिना वाहन पर खुद को उजागर किए हो सकेगी। उस टरेट में 30 मिमी तोप स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइलों के साथ जोड़ी गई है और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कोई ड्रोन या टुकड़ा मिसाइल सक्रिय करे तो विस्फोट चालक दल के डिब्बे की बजाय बाहर की ओर हो। पोलैंड ने दर्जनों मानक रोसोमाक और लगभग 100 नए रोसोमाक L वेरिएंट्स को इस टर्रेट के साथ फिट करने के अनुबंध किए हैं। हालांकि अभी तक कम से कम जहां तक हम पुष्टि कर सकते हैं वह हार्डवेयर यूक्रेन में नहीं देखा गया है, लेकिन यह दिखाता है कि वाहन परिवार किस दिशा में बढ़ रहा है और अगर वही बिना चालक टर्रेट तकनीक पूर्व की ओर पहुंचे तो हैरानी नहीं होगी। सुरक्षा के लिहाज से रोसोमाक टैंक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से असहाय है। इसका सामने का कवच 14.5 मिमी भारी मशीन गन की गोलियों को रोकने और किनारे 7.62 मिमी राइफल फायरिंग झेलने के लिए बनाया गया है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में भारी बाहरी कवच जोड़ा जाता है जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से सुरक्षा बढ़ाता है। ये अपग्रेडेड किट्स मूल रूप से उन वाहनों के लिए विकसित की गई थी जिन्हें पोलैंड ने 2000 के दशक में अफगानिस्तान में तैनात किया था। वाहन हुल के नीचे हुए 6 किलोग्राम के उच्च विस्फोटक धमाके झेलने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अब युद्ध में सड़कों में दबे बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यही कुछ कमियां सामने आती हैं। ओपन सोर्स ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ओरिक्स ने युद्ध में यूक्रेनी रोसोमक के कई नुकसान दर्ज किए हैं। विकिपीडिया के अनुसार हाल में कम से कम 6 नष्ट और 1 क्षतिग्रस्त हुआ। ये कोई चमत्कारी वाहन नहीं है और इसमें लड़ने वाला इसे अजेय नहीं मानता। लगभग हर रिपोर्ट में, चाहे वह क्रू मेंबर की हो या ओपन सोर्स रिपोर्टिंग की, जो बात सबसे अलग नजर आती है वो ये है कि इन वाहनों में से कितने हमलों के बाद भी बच जाते हैं। अगर सुरक्षा कम होती तो यह जानलेवा होता। एक क्रू ने बताया कि उन पर बार बार रूसी लैंसेट ड्रोन से हमला हुआ। कई बार मोर्चे से दूर रुकने पर भी वाहनों को नुकसान हुआ, फिर भी वे बच गए। सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकले। मशीनें मरम्मत डिपो गई और फिर सेवा में लौटी। टिकाऊपन ही मुख्य वजह है कि यूक्रेनी यूनिट्स इन्हें बार बार मांग रही है, जो किसी भी तकनीकी विशेषता से बढ़कर है। अगर कोई कमजोरी है जिस पर ध्यान देना चाहिए तो वह कीचड़ है। क्रू मेंबर्स ने सुझाव दिया है कि यह गाड़ी गहरे कीचड़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती,
जब तक कि वे वाहन की केंद्रीय टायर दबाव समायोजन प्रणाली का इस्तेमाल करके टायर का दबाव कम न कर दे ताकि पकड़ बेहतर हो सके। अगर टायर खराब हो जाए और वाहन अंदरूनी पंचर रोधी सपोर्ट के सहारे चले तो यह मरम्मत से पहले सिर्फ 20 किलोमीटर चल सकता है। इसका मतलब है कि कमांडरों को अब भी रास्तों और रिकवरी विकल्पों पर सावधानी से सोचना पड़ता है, जो खुले मैदानों और नदी के बाढ़ क्षेत्रों में लड़ी जाने वाली जंग में बड़ा सामरिक प्रतिबंध बन सकता है। रोसोमक की कथित उभयचर क्षमता इसे पीछे लगे प्रोपेलरों और आगे की मुड़ने वाली प्लेटों से लगभग 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पानी पार करने देती है। कागज पर यह अच्छा लगता है, लेकिन यूक्रेनी क्रू इसे युद्ध में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। हमारे अनुसार यूक्रेनी बलों ने युद्ध में तैरने की क्षमता का संचालनात्मक रूप से उपयोग नहीं किया है। हर विवरण के अनुसार वाहन को पानी में एक निर्धारित जल रेखा तक बैठ जाना चाहिए और अच्छी तरह तैरना चाहिए, लेकिन गोलाबारी के दौरान नदी में फंसने का व्यवहारिक जोखिम इसके लाभ से कहीं अधिक लगता है। इसे सीखने में लगने वाला समय भी ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज करना आसान है। एक चालक दल के सदस्य ने हमें बताया कि सिर्फ पीछे के सैनिक दरवाजों को सही तरीके से चलाना सीखना, लॉक को संरेखित करना और सही क्रम में कैच लगाना, यह सब स्वाभाविक बनने से पहले कई दिनों की समर्पित अभ्यास की जरूरत पड़ी। जमीन पर अभ्यास के बाद ही चालक दल असली टरेट सिस्टम सीखता है। दरवाजे जाम या क्षतिग्रस्त हों तो छत पर हैच बैकअप के लिए हैं। पीछे के 8 सैनिक इन्हीं हैच से बाहर निकलते हैं, जो समझदारी भरा डिजाइन है, लेकिन ये बात साफ कर देता है कि ये अब भी एक जटिल मशीन है जिसे पूरी तरह सीखने में असली समय लगता है, भले ही सैनिक इसे जल्दी सीखने के लिए कितने भी प्रेरित क्यों ना हों। याद है वो आम नागरिक जिसने कहा था कि कंट्रोल्स जाने पहचाने लगते हैं। अनजाना है इस गाड़ी का भारी ढांचा और बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स। कुछ मामलों में इसे बार बार ऑब्स्टेकल कोर्स और पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस से ही दूर किया जा सकता है। ये एक छोटी सी झलक है कि इस युद्ध का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो 2-3 साल पहले तक ट्रैक्टर या डिलीवरी ट्रक चला रहे थे और अब अचानक नाटो स्टैंडर्ड बख्तरबंद गाड़ियों के कंट्रोल्स के पीछे डाल दिए गए हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे जल्दी से माहिर बन जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इन वाहनों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और अपडेट्स और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। हम रोजाना वीडियो पोस्ट करते हैं जिनमें स्पेसिफिकेशंस, रणनीतियाँ, रोजमर्रा की घटनाएं और युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है उस पर गहराई से विश्लेषण शामिल होता है। सामरिक तौर पर यूक्रेनी रोसोमाक क्रू आमतौर पर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक और घात लगाकर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं, न कि आमने सामने के हमलों में। उन्हें लक्ष्य के निर्देशांक मिलते हैं, वे अपनी स्थिति में पहुंचते हैं, पैदल सेना की पोजीशन या किलेबंद इमारतों पर प्रति मिनट 200 राउंड फायर करने वाली तोप से हमला करते हैं और फिर रूसी तोपखाने या ड्रोन के जवाब देने से पहले वहां से निकल जाते हैं। एक क्रू ने बताया कि उन्होंने वोचांस्क के पास लगभग 400 मीटर तक आगे बढ़कर नदी पार के मोर्चे को साफ करने में मदद की ताकि यूक्रेनी पैदल सेना पार कर सके। एक मुठभेड़ में वे रूसी सैनिकों वाली 2 मंजिला इमारत के करीब लगभग 150 मीटर तक पहुंचे और यूक्रेनी सेना की वापसी को कवर करने के लिए इमारत को तहस नहस कर दिया। सीधे युद्ध के अलावा इन वाहनों का इस्तेमाल सेना के इंजीनियरों को रात में नदी पार करने के लिए पुल बनाने में मदद करने, कर्मियों और उपकरणों को पहुंचाने और गोलाबारी के दौरान घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी किया गया है। यह दिखाता है कि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने पर यह प्लेटफॉर्म कितना बहुउपयोगी है। सवाल है कि इनमें से कितने यूक्रेन में सामरिक भूमिका निभा रहे हैं। पोलैंड सरकार ने अप्रैल 2023 में बताया था कि उसने यूक्रेन को 200 केटीओ रोसोमाक दिए हैं और यह संख्या बार बार सामने आती है, जिससे लगता है कि कम से कम इतने वाहन वहां हैं। यूक्रेन की 21वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पहली यूनिट थी जिसे 2023 की गर्मियों में ये वाहन मिले। 44वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, जिसका एक मीडिया आउटलेट ने इंटरव्यू लिया था, अब इन वाहनों का संचालन कर रही है। इससे पता चलता है कि यूक्रेनी यूनिट्स में इन वाहनों का एक बेड़ा है। अब यह साझेदारी आगे कहां बढ़ेगी? अब पोलैंड और यूक्रेन का रिश्ता साधारण दाता प्राप्तकर्ता से आगे बढ़ गया है। यही चीजें दिलचस्प होती है। अब वे मिलकर हथियार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। फरवरी 2026 में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने पोलैंड और यूक्रेन में हथियार और गोला बारूद के संयुक्त उत्पादन पर सहमति जताई। पहले ड्रोन पर फोकस रहेगा। टस्क ने इसे दोनों देशों के बीच तकनीकी हस्तांतरण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कई महीनों की मेहनत का चरम बिंदु बताया। दोनों पक्षों ने इसे प्रतीकात्मक भाषा से आगे ठोस कार्रवाई बताया और कहा कि यह अब विशिष्ट कार्यक्रमों में बदल रहा है। यूक्रेन की अपनी बहुदाना स्वचालित 155 मिलीमीटर होवित्जर, जो देश की असली स्वदेशी तोपखाने की सफलता की कहानियों में से एक है, अब पोलैंड में बनाई जाएगी। पोलैंड की कंपनी पोंदर वाडोविसे और यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क हेवी मशीन टूल बिल्डिंग प्लांट के संयुक्त उद्यम में पोलिश साझेदार की 51% हिस्सेदारी होगी। योजना है कि यूक्रेनी तोपखाने प्रणाली पोलैंड के अनुसार बने चेसिस पर लगाई जाए ताकि वार्सो अपने पुराने चेकोस्लोवाक डिजाइन वाले दाना होवित्जर को बदल सके। साथ ही यूक्रेन को उसके स्वदेश में डिजाइन की गई हथियार प्रणाली के लिए पहला असली विदेशी ग्राहक भी मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में परखी गई यूक्रेनी इंजीनियरिंग अब सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि नाटो देश के अपने शस्त्रागार में भी शामिल होने लगी है। ये बिल्ड विद यूक्रेन नामक पोलिश यूक्रेनी ढांचे का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 2025 के मध्य में हुई और ये संयुक्त उपक्रमों के लिए बनाया गया है। यूक्रेन ड्रोन, इंटरसेप्टर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में अग्रिम पंक्ति की विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। पोलैंड जैसे यूरोपीय साझेदार पूंजी, फैक्ट्री स्पेस और ईयू बाजार में बेचने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र लाते हैं। इस मॉडल के तहत यूक्रेनी कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में पैर जमाने का मौका मिलता है जहां प्रवेश करना उनके लिए अन्यथा मुश्किल होता, जबकि पोलैंड को युद्ध में आजमाई गई इंजीनियरिंग तक पहुंच मिलती है जिसे विकसित करने में पूर्ण पैमाने की जंग के 3 साल लगे और पोलैंड को खुद वही युद्ध क्षेत्र परीक्षण नहीं करने पड़ते। कुछ विशिष्ट अंतर सरकारी समझौतों पर प्रगति उम्मीद से धीमी रही है। पोलैंड और यूक्रेन के रक्षा मंत्रियों ने सितंबर 2025 में अपने संबंधों को मजबूत करने संबंधी व्यापक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसकी दिशा स्पष्ट है और इसे ठोस वित्तीय समर्थन भी मिला है। पोलैंड यूरोपीय संघ के नए सेफ डिफेंस लोन कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और उस फंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशेष रूप से यूक्रेन के साथ संयुक्त परियोजनाओं के समर्थन के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की सटीक गोला बारूद भी शामिल हैं। यूक्रेन अपनी तरफ से पोलैंड की पर्ल कार्यक्रम में निरंतर भागीदारी पर भी निर्भर है जो पश्चिमी वित्त पोषित हथियारों की खरीद को नाटो के माध्यम से यूक्रेन तक पहुंचाता है और यूक्रेनी वायु रक्षा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिससे हम इस पूरे मामले के पीछे छिपी बड़ी तस्वीर पर पहुंचते हैं। पोलैंड सिर्फ इसलिए यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक अच्छा पड़ोसी है, ये साथ ही साथ अपनी खुद की सेना को भी बना रहा है जिसके बारे में उसकी नेतृत्व टीम खुले तौर पर कहती है कि वे यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य शक्ति बनना चाहते हैं। पोलैंड का 2026 के लिए रक्षा खर्च लगभग जीडीपी का 4.8% तय किया गया है जो किसी भी नाटो सदस्य देश में सबसे ज्यादा है और ये $55 अरब के बराबर है। ये किसी भी नाटो देश द्वारा सेना पर खर्च की जाने वाली जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है जो बाल्टिक देशों, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूके से भी काफी अधिक है। प्रधानमंत्री टुस्क ने पोस्ट किया कि पोलैंड के पास क्षेत्र में सबसे बड़ी सेना, सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि और सबसे बड़ा निवेश होगा। रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिएना कामिज ने कहा कि पोलैंड का लक्ष्य महाद्वीप में सबसे संगठित और सुसज्जित सेना बनाना है। वो खर्च सिर्फ गोदामों में रखे हार्डवेयर पर नहीं जा रहा, पोलैंड यह भी बदल रहा है कि तने लोग वास्तव में सेना में सेवा देते हैं। सरकार ने भर्ती की उम्र के पुरुषों, महिलाओं और 50 वर्ष से अधिक नागरिकों को भी लाखों मेडिकल कमीशन नोटिस भेजे हैं और सैन्य प्रणाली में पंजीकरण किया है, भले ही तुरंत ना बुलाया जाए। इसे एक सर्वेक्षण से भी समर्थन मिला है जिसमें पाया गया है कि पोलैंड के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा अनिवार्य सैन्य भर्ती के पक्ष में हैं। 2022 में सर्वेक्षणों के अनुसार सिर्फ 35.7% लोग पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि 2026 के सर्वेक्षण में बताया गया कि लगभग 52% उत्तरदाता सैन्य सेवा का समर्थन करते हैं, जिनमें से 31% इसका दृढ़ता से समर्थन करते हैं।
इसी समय पोलैंड औद्योगिक स्वतंत्रता में ऐसा निवेश कर रहा है जो सिर्फ विदेशी हार्डवेयर खरीदने से आगे है। पॉलिश आर्मामेंट्स ग्रुप ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक घरेलू सुविधा का निर्माण किया जाएगा जो अमेरिका के एब्राम्स टैंकों को शक्ति देने वाले गैस टरबाइन इंजनों का ओवरहॉल करने में सक्षम होगी। इसका मतलब है कि पोलैंड यूरोप में अकेला देश होगा जो इन इंजनों को अमेरिका वापस भेजे बिना उनकी सर्विसिंग कर सकेगा। पोलैंड ने अपने खुद के टोही उपग्रह भी कक्षा में भेजे हैं और वह अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका निर्माण 2028 में शुरू करने का लक्ष्य है। वित्त पोषण में पोलैंड यूरोपीय संघ के सेफ डिफेंस कार्यक्रम के तहत ऋण समझौता करने वाला पहला देश बना है। लगभग 44 अरब यूरो 45 अरब डॉलर पाकर पोलैंड को अब तक सबसे बड़ा आवंटन मिला है, जो रोमानिया, फ्रांस और इटली से भी अधिक है। उस धन से खरीदे उपकरणों में 2/3 यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूक्रेनी आपूर्तिकर्ताओं से होना जरूरी है। पोलिश अधिकारियों ने कहा कि इसका बड़ा हिस्सा यूक्रेन के साथ संयुक्त कार्यक्रमों में सीधे जाएगा। ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की सटीक गोला बारूद में निवेश किया गया। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पोलैंड के राष्ट्रपति ने संप्रभुता के कारण फंडिंग मैकेनिज्म का एक हिस्सा वीटो किया, जिससे वार्सो को पैसे के प्रवाह की संरचना बदलनी पड़ी, जो ये याद दिलाता है कि यहां तक कि एक ऐसे देश के अंदर भी जो रक्षा के मामले में इतनी आक्रामकता से आगे बढ़ रहा है, वहां भी इसके लिए पैसे कैसे जुटाए जाएं, इस पर राजनीति वाकई में विवादित बनी हुई है। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी को सेफ लोन F-35, लड़ाकू विमान एब्राम्स टैंक और दक्षिण कोरिया के हथियारों की खरीद से जोड़ दे। ऐसे सिस्टम जिनकी ओर पोलैंड ने तेजी से रुख किया है, क्योंकि ये पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में तेज डिलीवरी टाइमलाइन दे सकते हैं। तेजी से बढ़ता घरेलू हथियार उद्योग अब यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार बना रहा है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ कीव का समर्थन नहीं, बल्कि नाटो के पूर्वी हिस्से में गंभीर सैन्य शक्ति का उभरना है, जिसमें पुनः सशस्त्रीकरण और यूक्रेन का समर्थन एक ही परियोजना के दो पहलू हैं। इस बिंदु पर यूक्रेन के साथ हमें पोलैंड की दिशा भी समझनी चाहिए, क्योंकि पुतिन अगर नाटो और पश्चिम को निशाना बनाने का फैसला करता है तो पोलैंड भी संभावित लक्ष्य है। और यह जानने के लिए कि वो युद्ध कैसे आगे बढ़ सकता है, इस वीडियो को देखें और हमेशा की तरह द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना की खबरें मिलती रहें।